जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में इंशाअल्लाह ताला हम ये देखेंगे कि कोई भी एक हंटेड वायबल प्रोडक्ट अगर कोई भी है, तो उसको उसका बेसिकली क्राइटेरिया क्या होगा? वो क्राइटेरिया जो नेक्स्ट जनरेशन बिज़नेस कंसल्टेंसी रिकमेंड करती है कि इस क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट हंट होनी चाहिए और वही प्रोडक्ट वायबल होगी जो इस क्राइटेरिया के ऊपर आती हुई होगी। तो बहरहाल आज हम ये देखेंगे कि वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन-कौन से ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं कि जिनके ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट वायबल होगी, तब हम उसे एक विनिंग प्रोडक्ट समझेंगे या वो प्रोडक्ट हम अपनी रेलेवेंट मार्केट में उसे लॉन्च कर सकते हैं। कुछ इंशाअल्लाह ताला आज हम इस दौरान ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मैं आपको लेट्स सपोज़ बता देता हूँ कि जी सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए। मैं अगर आपको ये बताता हूँ कि रिव्यूज़ इतने होने चाहिए, रेटिंग इतनी होनी चाहिए, उससे 1000 प्लस भी हो सकते हैं, 1000 माइनस भी हो सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप सबसे पहले एक जिस तरह मैंने आपको एक वर्क फ्लो के में भी ये समझाने की कोशिश की थी कि प्रोसेस को समझें। प्रोसेस को समझें, रट्टा ना लगाएँ, प्रोसेस को समझें। अगर आप प्रोसेस को समझेंगे तो किसी बजट के लिए भी आप अपना क्राइटेरिया खुद डिफाइन कर सकते हैं। मैं भी आपके सामने रखूँगा कि हम अपने बजट के मुताबिक अगर मेरा बजट $3000 है, अगर मेरा बजट $1000 है, अगर मेरा बजट $60000 है, मुझे अपना क्राइटेरिया खुद बनाने आना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जनरेशन बिज़नेस कंसल्टेंसी कभी आपको एक लकीर का फ़कीर नहीं बनाएगी। आपको ये बताएँगे हम कि आप अपना क्राइटेरिया खुद कैसे बना सकते हैं। तो कुछ इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर हम रूल्स को देखेंगे, किस तरह के प्रोडक्ट्स में हमें काम करना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स में काम नहीं करना चाहिए। कई क्राइटेरिया के ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हम जंगल स्काउट से देखते हैं, कई ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हम हीलियम 10 से देखते हैं, कई ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हम अली बाबा से देखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इन तमाम तर पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ। जी, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे होंगे। इसमें से फर्स्ट पॉइंट ये है कि बीएसआर टेस्ट। बीएसआर टेस्ट क्या है बेसिकली? इसके अंदर ये कह रहा है कि एट लीस्ट 3 सेलर्स आउट ऑफ टॉप 25 शुड हैव बीएसआर स्मॉलर देन 1500। टॉप के जो किसी भी मेन प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड की अगर हम बात करें, जो उस प्रोडक्ट मेन कीवर्ड पे जो टोटली 25 टॉप रैंक्ड सेलर्स हैं, उनमें से कितने लोगों का कम से कम 3 सेलर्स का बीएसआर 1500 1500 से कम होना चाहिए। अब ये क्या है, ये क्यों बीएसआर हमें याद होगा, हमने बेसिक टेक्नोलॉजीज़ में इसका तज़किरा किया था कि बीएसआर स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेलर रैंक। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि वालिद साहब मैं क्लास के अंदर फर्स्ट पोज़ीशन पे आया हूँ, तो वालिद साहब बड़े बड़े खुश होंगे। लेकिन हम वालिद साहब अगर डिटेल में स्कूल में जाके पूछते हैं कि बेटा मेरे बेटे की क्या पोज़ीशन आई है? तो वो बताएँगे कि 40 क्लास की स्ट्रेंथ थी और इसकी 40th पोज़ीशन आई है। हाँ, ये फर्स्ट तो आया है लेकिन नीचे से आया है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बेस्ट सेलर रैंक जितनी छोटी वैल्यू होगी, उतनी ही अच्छी वैल्यू होगी। बेस्ट सेलर रैंक अमेज़न हर कैटेगरी के अंदर पेरेंट निश, डॉटर निश, हर निश के अंदर अमेज़न आपको उस सेलर को एक ख़ास रैंक प्रोवाइड करता है। जिस रैंक को बेसिकली बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं। और हमारा इस क्राइटेरिया का पर्पस क्या है कि कम से कम 25 में से 3 लोगों का 1500 से कम बीएसआर क्यों होना चाहिए कम? इसकी रीज़न ये है कि हमें ये देखें कि अगर हम इस प्रोडक्ट के अंदर कल जाएँगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें डोमिनेट करेगा, हम इस प्रोडक्ट में अच्छा रेवेन्यू, अच्छा प्रॉफिट, अच्छी सेल्स जनरेट कर रहे होंगे। तो क्या वाक़ई इस प्रोडक्ट के अंदर टॉप 25 के अंदर जब मैं जाऊँगा तो मैं भी अच्छा लोअर फिगर बेस्ट सेलर रैंक में बीएसआर में ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? ये बेसिकली इसकी रीज़न है। तो इंशाल्लाह हम अभी आगे जंगल स्काउट में भी देखते हैं कि बेस्ट सेलर रैंक हम कैसे देखते हैं और कहाँ से देखते हैं। जी, बेस्ट सेलर रैंक हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं? बेस्ट सेलर रैंक देखने के लिए हम एक-एक को मैनुअली भी खोल के देख सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा बहुत सा टाइम लग सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम टूल्स की हेल्प लेंगे। टूल में से हमें हीलियम 10 भी ये रैंक प्रोवाइड करता है, वायरल लॉन्च भी देता है, जंगल स्काउट भी देता है। द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ जंगल स्काउट। चलिए हम जैसे अपने पुराने सेशंस में एक प्रोडक्ट की एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं, सिलिकॉन बेकिंग मैट। चलिए आइए देखते हैं, सिलिकॉन बेकिंग मैट क्या हमारे जेएस के मुताबिक तमाम क्राइटेरियाज़ के ऊपर पूरा आता है या नहीं आता। जी, सिलिकॉन बेकिंग मैट सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने ये चीज़ देखी थी कि कब हमने जंगल स्काउट पे जाना है?
जब हमने डिमांड देख ली, डिमांड देखने का मतलब ये है कि इसका सर्च वॉल्यूम देख लिया, सर्च वॉल्यूम अच्छा है, 5000 10,000 से अबव है, देन यू आर गुड टू गो विद जंगल स्काउट। जंगल स्काउट में अगर हम आते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमने बहुत से क्राइटेरिया देखने हैं। बुनियादी अहम तरीन चीज ये है कि एक गो के अंदर आप एक आइडिया लगा लें कि क्या मुझे जंगल स्काउट में भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप यहाँ पे देखें टॉप में आपको स्पॉन्सर्ड लोग नजर आ रहे हैं, इनको नजरअंदाज कर दें। नीचे 88,000 रिव्यूज, ओ माय गॉड, 88,000 रिव्यूज किसी भी कैटेगरी के अंदर, नीच के अंदर ये गेन करना कोई आसान बात नहीं है। इसका मतलब क्या कि इसको रैंक करने के लिए हमें बहुत सा टाइम लग सकता है। तो बहरहाल ये एक वायबल प्रोडक्ट नहीं है। जस्ट टू शो एन एग्जांपल आपके सामने मैं ये चीजें रख रहा हूँ। चलें, अगर मैं खुद हंटिंग कर रहा हूँ तो मैं कभी भी इस प्रोडक्ट पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जैसे ही मैंने सिलिकॉन बेकिंग मैट देखा, उसका मेन कीवर्ड फाइंड किया, फाइंड करते हुए जैसे मैं यहाँ पे आया तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे 88,000 रिव्यूज वाला बंदा नजर आ गया। मैं इसलिए इसके ऊपर काम नहीं करूंगा। बहरहाल सपोज हम करते हैं कि यहाँ पे कम रिव्यूज वाले हैं, एवरीथिंग इज ओके। अब हम इसके ऊपर जंगल स्काउट रन करते हैं। अगर हम एक गो के अंदर तमाम चीजें देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये जंगल स्काउट एक्सटेंशन के थ्रू हम ये तमाम चीजें देखेंगे। जी, हमने क्या देखा था बीएसआर का क्राइटेरिया? बीएसआर का हमने क्राइटेरिया ये देखा था कि टॉप के अंदर टॉप 25 सेलर्स में से कम 3 लोग ऐसे हों कि जिनका बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक 1500 से कम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमें सिलिकॉन बेकिंग मैट में क्या ये क्राइटेरिया पूरा होता हुआ नजर आता है या नहीं आता। जी, तो हम देख रहे थे बेस्ट सेलर रैंक को। तो बेस्ट सेलर रैंक में हम ये देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे बीएसआर वाले क्राइटेरिया पे आती है या नहीं आती। तो हम ये देखें बीएसआर हमें कहाँ नजर आएगा, ये रैंक वाले कॉलम में हम आएंगे और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या इसमें बीएसआर क्राइटेरिया के ऊपर आता है या नहीं। बीएसआर थारो टेस्ट में फर्स्ट सेलर हैज 83 रैंक, ओके एक, और ये थोड़ा सा ग्लिच की वजह से आपको नंबर क्लियर नजर नहीं आ रहे। टॉप में हम ये देखें एक बंदा है, दो, और तो बहरहाल ये प्रोडक्ट हमारे उस क्राइटेरिया के ऊपर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने कितने सेलर्स को अभी तक एक्सप्लोर कर लिया, 57 सेलर्स को देख लिया, लेकिन टोटली 2 सेलर्स ऐसे हैं जो बीएसआर टेस्ट को पास नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट थिंग इज बीएसआर टेस्ट हमने देखा। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि बीएसआर टेस्ट की कोई भी प्रोडक्ट हमारी उसके ऊपर आती है। बीएसआर थॉरो टेस्ट क्या है? बीएसआर थॉरो टेस्ट ये है कि एटलीस्ट 5 sellers should have a BSR of 3 less than 3000, यानी कम से कम टोटल उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम बात करें कि 3000 से कम रैंक वाले लोग भी होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें एक ग्रीन सिग्नल होगा, कल अगर हम इस प्रोडक्ट में डोमिनेंट होते हैं तो हमें इस कैटेगरी में बेसिकली डोमिनेंट होना पड़ेगा, और हो सकते हैं हम या नहीं हो सकते। तो ये भी हम आप इसी रैंक वाली रो के अंदर देखेंगे। क्या देखेंगे जी? 25 सेलर्स आपके, सॉरी 5 सेलर्स ऐसे होने चाहिए टॉप 50 के अंदर जिनका 3000 से कम बीएसआर हो। अब हम आते हैं जंगल स्काउट पे दोबारा, और जंगल स्काउट में कुछ ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें देखनी है अभी क्राइटेरिया वाइज। हम एक साथ से चलना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है जी? इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है। ब्रांड डोमिनेंसी से क्या मुराद है जी? ये यहाँ पे आपको लिस्टिंग नजर आ रही हैं, ये हैं जी ब्रांड के नेम्स। अब हम क्राइटेरियाज में ये चीज भी पढ़ेंगे कि द प्रोडक्ट शुड नॉट बी अ ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट। ब्रांड उसके अंदर डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। समटाइम्स आप देखेंगे कि एक ही लिस्टिंग को एक ब्रांड ने दो दो तीन तीन दफा बनाया होता है, और एक ही लिस्टिंग को एक ब्रांड 2 या 3 स्लॉट्स के ऊपर वही बेच रहा है। यानी आप खुद सोचें कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम सेल करने जा रहे हैं उसमें एक ऐसा ब्रांड डोमिनेंट है जो बेसिकली जिसने टॉप में 5 में से 3 स्लॉट्स उसने लिए हुए हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? इसका मतलब आपके लिए फ्यूचर में उस प्रोडक्ट शायद आप बेचना शुरू कर दें, आप एक एवरेज अमाउंट लेना शुरू कर दें, लेकिन आप अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ जा रहे हैं, अच्छी व्यूअरशिप अगर आपके पास है, स्किल्स हैं आपके पास, तो आपको ऐसी प्रोडक्ट में जाना चाहिए जिसमें किसी किस्म की ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर एक और अहम चीज ये है कि इसमें अमेजोन डोमिनेंसी भी नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब ये है जी कि टॉप 10 के अंदर मोर देन 3 स्लॉट शुड नॉट बी ऑक्युपाइड बाय एनी ब्रांड और अमेजोन। 3 या 3 से ज्यादा स्लॉट
की भी अगर कोई भी अगर ब्रांड ले रहा हो तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेंट है या अमेजोन डोमिनेंट है। तो यहाँ पे आप देखें टॉप के ऊपर जो साहब 88,000 रिव्यूज लेके बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी उनके रिव्यूज देखें, 88,000 रिव्यूज हैं और $2 लाख उसका रेवेन्यू है। कैन वी कम्पीट हिम? नो, नेवर। अमेजोन बेसिकली इस चीज को खुद बेच रहा है। तो इस चीज को भी सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे इससे नीचे कोई ना ही कोई और ब्रांड डोमिनेंट है, एक एक करके हर हर ब्रांड एक एक दफा यहाँ पे आ रहा है और कोई अमेजोन उसके बाद नहीं है। क्या मुझे इस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट में सपोज करते हैं कि $10 लाख या हम चलें $5 लाख ये प्रोडक्ट कमा रही। इसके मैं सपोज करता हूँ कि इस प्रोडक्ट को बेचने वाले 1000 लोग हैं और टोटली सबके सबका रेवेन्यू मिला के कितना रेवेन्यू बनता है? $5 लाख। उस $5 लाख में से एक बंदा $2 लाख अर्न कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट का मैक्सिमम मार्केट शेयर जो है इस प्रोडक्ट का, वो कौन लेके जा रहा है? वो एक ब्रांड लेके जा रहा है। चाहे वो अमेजोन होगा तभी वो प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेंट कहलाएगी, अगर वो अमेजोन के अलावा कोई भी और ब्रांड होगा तो वो भी प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेंट कहलाएगी। तो ये एक रीजन है कि जिसमें हमने ये देखना होता है कि टॉप 10 के अंदर 3 या 3 से ज्यादा स्लॉट्स अमेजोन के पास ना हो या उसके साथ साथ किसी और ब्रांड के पास भी ना हो। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे एक तो अमेजोन है, ब्रांड डोमिनेंसी ये कहलाएगी क्योंकि मार्केट शेयर ये लेके जा रहा है। तो बहरहाल हम कुछ दूसरी चीजें भी देख लेते हैं जी। क्रैब टॉन यू टेस्ट, नो नो नो, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ एज सच हमें एक ब्रांड एक से ज्यादा स्लॉट पे नजर नहीं आ रहा। डन है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज प्राइस। आप जिस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर प्राइस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये ना हो कि वो प्रोडक्ट उसके ऊपर आप काम करें जो एक ही पीस, एक ही यूटिलिटी, एक ही मटेरियल, एक ही सब कुछ, एक सेलर उसको $50 में सेल कर रहा है, दूसरा उसको $12 में सेल कर रहा है, तीसरा $36 में सेल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जाएंगे तो किस प्राइस पे सेल करेंगे? आपने ये देखना है कि इसका मतलब ये है कि या डिजाइन में कुछ खास बात है या किसी ब्रांड में कुछ खास बात है, इसमें प्राइस कंसिस्टेंसी नहीं है। तो हमने ये देखना है कि प्राइस कंसिस्टेंसी से मुराद क्या है? प्राइस कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि आपकी उस यानी 10, 12, 13, 14, 9, 8, 7 इस एक खास रेंज के अंदर प्राइस, उस खास प्राइस रेंज के अंदर वो प्रोडक्ट बिक रही हो। चाहे यूएस मार्केट है तो वो डॉलर्स के अंदर होगा, यूके मार्केट है तो वो किसके अंदर होगा? पाउंड्स के अंदर होगा। प्राइस कंसिस्टेंसी आपके प्रोडक्ट में होनी चाहिए। उसके बाद ये आपको मंथली सेल बता रहा है कि आप खुद सोचें यार, ये मंथली सेल 15,000 पीस ये मंथली बेसिस सेल कर रहा है और 523 पीसेस पर डे सेल। कमाल। नेक्स्ट थिंग इज मंथली रेवेन्यू। मंथली रेवेन्यू हमारे क्राइटेरिया के अंदर ब्रांड डोमिनेंसी हमने चेक करनी है, प्राइस कंसिस्टेंसी चेक करनी है, मंथली रेवेन्यू हमने देखना है कि क्या इस प्रोडक्ट के अंदर मंथली रेवेन्यू के अंदर कंसिस्टेंसी है या नहीं। जिससे मैंने अभी आपको बताया कि एक बंदा $2 लाख कमा रहा है और दूसरा $2,000 कमा रहा है। इसका मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर हमें कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। एक बंदा इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम मार्केट शेयर लेके जा रहा है, या 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग। तो बहरहाल हम ये देखेंगे कि अब यहाँ पे देखें, ये $2 लाख है और ये $1,000 है, बस सिंपल। और ये हम ये कंसिस्टेंसी से मुराद क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि 10, 12, 15, ठीक है, 20 वाला हो जाए, 30 वाला हो जाए, 40 वाला हो जाए। हाँ, अगरचे उसकी एज ज्यादा होगी, उसके रिव्यू ज्यादा होंगे, उसकी रेटिंग ज्यादा होगी, पुराना सेलर है तो वो डिजर्व करता है कि इस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से अच्छा रेवेन्यू से जनरेट करे। लेकिन हमने ये देखना है कि एक खास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके रेवेन्यू के अंदर। वेल जी, ये क्राइटेरिया भी हमने देख लिया कि रेवेन्यू, प्रोडक्ट शुड नॉट हैव रेवेन्यू इनकंसिस्टेंसी। अगर हम ओवरऑल देखें, अगर ये सेलर ना होता है इसके अंदर तो शायद हम इस प्रोडक्ट पे थोड़ा सा गौर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 9, 6, 17, 3 ये एक रेंज के अंदर ये बात बनती है जी। डेट फर्स्ट अवेलेबल। आज का ये सेशन हमारा कुछ कदरे तवील होगा पिछले तमाम से सेशंस के हवाले से। क्यों? क्योंकि ये कोर की हैसियत रखता है इस तमाम तर कोर्स के अंदर। अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के बारे में समझ नहीं है या आपको स्टैट्स रीड करना ना आए तो आप कभी भी अच्छे प्रोडक्ट रिसर्चर नहीं बन सकते। तो इसमें हम देखते हैं कि डेट फर्स्ट अवेलेबल हमें क्यों जरूरी है, इसको क्यों देखना चाहिए। अब इसमें हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट की जो एवरेज एज है, एवरेज एज यानी टॉप 10 सेलर्स की अगर हम बात करें, टॉप 10 सेलर्स की एवरेज एज शुड नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स। इसका मतलब क्या कि अगर ऐसी प्रोडक्ट में लोग आप काम करने जा रहे हैं और उसमें ऐसे लोग हैं जो सब के सब नए हैं, आज उन सब सेलर्स के 200, 300, 400, 500 रिव्यूज हैं। आप 3 से 4 माह के बाद जब उसे रैंक करेंगे तो वो तो 1000 रिव्यूज के ऊपर पहुंचे होंगे।
इसका मतलब ये है कि हमने ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है जहां पे बेसिकली पुराने सेलर्स की हमने कमजोरी का फायदा उठाना है। तो वो सेलर्स पुराने भी हैं, उनके रिव्यूज भी कम हैं और उनकी कुछ ऐसी चीजें हैं। जी सॉरी, थोड़ी सी इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हमें सेशन के अंदर इशू आया। तो पहले हम बात कर रहे थे डेट फर्स्ट अवेलेबल की। तो डेट फर्स्ट अवेलेबल में हमने कुछ चीजें देखी कि डेट फर्स्ट अवेलेबल में हमने कुछ चीजें देखी थी कि एवरेज एज टॉप 10 सेलर्स की वो 6 मंथ से कम होनी चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, अगर एक दो सेलर्स हैं जो नए हैं तो इसका मतलब हम उस पर काम कर सकते हैं, वैसी बात नहीं है। तो वेल हमें इस प्रोडक्ट के अंदर हम ये देखें तो 2017, 2022, 20 अच्छा 22 का ये बिल्कुल अभी एक नया सेलर यहाँ पे आपके सामने आप देख रहे हैं आ रहा है। अच्छा 2022 आज 6 मंथ चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 2022 का कोई और ऐसा बंदा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के अंदर एवरेज एज वाला इशू नहीं है, ये प्रोडक्ट वायबल नजर आती है। ठीक है जी, ये हमारे क्राइटेरिया के अंदर एक और पॉइंट था। नेक्स्ट थिंग इज नेट। नेट किसे कहते हैं हम ये पहले सेशन में भी देख चुके हैं कि ये बेसिकली आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताता है। तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो मेरी सोर्सिंग पे डिपेंड करेगा, मुझे प्रोडक्ट मिलती कितने के अंदर है। तो हर एक की ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये करेक्ट वैल्यू हो। नेक्स्ट थिंग इज रिव्यूज। आइए हम जरा स्लाइड्स की तरफ भी चलते हैं कि हम कहाँ तक हमने चीजों को देख लिया है। जी, BSR टेस्ट हम स्लाइड में से हमने देख लिया। एवरेज रिव्यूज, अब हम रिव्यूज के ऊपर आ रहे हैं। रिव्यूज के कुछ क्राइटेरियाज हैं हमारे, रिव्यूज को भी देख लेते हैं। लेकिन कीप इन माइंड ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। एवरेज रिव्यूज इन टॉप 10 स्लॉट्स शुड बी 1000 और 1500। ये हो सकते हैं, जितने कम एवरेज हों उतनी अच्छी बात है, लेकिन बट देयर शुड बी 2 to 3 स्लॉट्स हैविंग फ्यूअर रिव्यूज देन दैट कैन बी ऑक्यूपाइड। इसका मतलब ये है कि कम से कम 2 या 3 ऐसी स्लॉट्स होनी चाहिए कि जिनके लेस देन 300, लेस देन 200, 100, 200, 250 इतने रिव्यूज हों। इसका मतलब ये है कि वी कैन compete देम, हम उनकी स्लॉट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। स्लॉट ऑक्यूपाई का मतलब ये है कि हम टॉप में जब हम रैंक होंगे तो उन लोगों को हटा के हम अपनी पोजीशन वहां पे बना सकते हैं। तो ये बेसिकली रिव्यूज का हमारा क्राइटेरिया है। उसके साथ साथ एक और अहम बात रिव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, वो क्या है, at least 12 plus products should have less than 50 reviews in top 50 slots। अब टॉप 50 के जो सेलर्स हैं उसके अंदर कह रहा है कि 12 प्लस प्रोडक्ट शुड हैव लेस देन 50, यानी कम से कम 12 लोग ऐसे हों जो नए भी हों। इसका मतलब या नए भी हों या पुराने भी हों, उनके 50 या 50 से कम रिव्यूज हों। इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे हमें फायदा ये होगा कि हमें ये कंफर्मेशन होगी कि टॉप 10 में आएंगे तो आएंगे, टॉप 50 में तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होगा। वहाँ पे 50 या 50 से कम रिव्यूज वाले हमारे पास अवेलेबल होंगे, जिसका मतलब यह है कि वी कैन ऑक्यूपाई दोज स्लॉट्स एज वेल। तो वेल हम प्रैक्टिकली भी इन कुछ चीज़ों को देखते हैं। जी, अब हम बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ। जी, रिव्यूज के क्राइटेरियाज पे हम देखते हैं जी कि 3000 रिव्यूज बहुत ज्यादा रिव्यूज हैं। अच्छा, हम टॉप से चलते हैं जी। 88,000 रिव्यूज, ये बंदा देखते ही आपको इस प्रोडक्ट को क्रॉस कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत 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 ज्यादा कंपटीशन है। नेक्स्ट थिंग इज ये बिल्कुल जीरो रिव्यूज। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल नया सेलर है, कुछ दिन पहले अभी इसने लिस्टिंग बनाई है। और 484 अच्छे रिव्यूज हैं, कम रिव्यूज हैं, और उतने ही ये पुराना सेलर है। उसके साथ साथ 3000 रिव्यूज, ये एक डेंजरस फिगर है।
नेक्स्ट थिंग इज 449 ओवरऑल ये रिव्यूज अच्छे हैं, लेकिन हम जी, हम बात कर रहे थे एवरेज रिव्यूज की, और रिव्यूज में हमने ये चीज देखी कि जितने कम रिव्यूज हों उतनी अच्छी बात है। एवरेज रिव्यूज 10 to 1500 अलाउड, नो प्रॉब्लम। लेकिन बस ये माइंड में रख लें कि जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उतना ही कंपटीशन ज्यादा होगा, उतना ही हमें मेहनत और हमारा बजट, इतनी ब्लीडिंग हमारी ज्यादा होगी। अच्छा, इसमें हम इस प्रोडक्ट में हम कुछ चीजें देख रहे थे कि एक क्राइटेरिया तो हमारा ये है कि टॉप 10 के अंदर 2 या 3 स्लॉट्स ऐसी होनी चाहिए जिनको हम ऑक्यूपाई कर सकें। यानी इसका मतलब यह है कि 150, 200, 250 इतने कम से कम रिव्यूज हों, गुड ऑप्शन। अच्छा, उसके साथ साथ एक और हमारा जी, उसके साथ साथ हमारा एक और अहम पॉइंट वो क्या है जी, एक और अहम पॉइंट ये है कि टॉप 50 के अंदर से कम 12 लोग ऐसे हों कि जिनके 50 से कम रिव्यूज हों, then that product will be a good option for us. Next criteria is regarding reviews rating. Rating कितनी होनी चाहिए प्रोडक्ट? मैक्सिमम लोगों की रेटिंग ही बहुत लो है। जो बंदा प्रोडक्ट बाय करता है, कस्टमर, वो उसको नेगेटिव स्टार दे रहा है, 1 स्टार दे रहा है, 2 स्टार दे रहा है, 3 स्टार दे रहा है। इसका मतलब ये कि ओवरऑल इस प्रोडक्ट में ही ऐसा कुछ मसला है कि आप ओवरऑल बेसिकली इस प्रोडक्ट में जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि इस प्रोडक्ट में नेगेटिव रिव्यूज, हर कोई भी अच्छे से अच्छा सेलर भी, प्रोफेशनल सेलर भी इसमें पॉजिटिव रिव्यूज एवरेज के तौर पे नहीं ले पा रहा। इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ है। आप अगर ऐसी प्रोडक्ट में काम करना चाहते भी हैं तो हाँ, एक काम आप कर सकते हैं कि अगर आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, आपको ये इस बात का यकीन है कि इस प्रोडक्ट के इन तमाम तर कंपेटिटर्स के नेगेटिव रिव्यूज को आप अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हैं, देन यू आर गुड टू गो विद दैट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि आपके पास ये एबिलिटी है कि आप इस अच्छी रिव्यूज रेटिंग लेके इस प्रोडक्ट के अंदर डोमिनेट हो सकते हैं। लेकिन कीप इन माइंड कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के रिव्यूज गंदे हैं, तो आप भी अच्छे आना कोई इतना मुश्किल आसानी वाला मामला नहीं है। अच्छा, ये फीस इनको भी हम छोड़ देते हैं। रैंक वाला क्राइटेरिया हमने देख लिया अभी, एसआर वाला। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज सेलर टाइप। सेलर टाइप आपको कैसे पता चले ये सेलर टाइप क्या है? अगर Amazon या तो किसी नाम से होगा, अपने नाम से होगा, जिस नाम यहाँ पे देख रहे हैं Amazon बेसिक्स मेंशन है, लिखा हुआ है यहाँ पे। समटाइम्स होता है ये है कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं कि जिनकी लिस्टिंग्स Amazon ले लेता है। वो कहता है कि मैं आपकी लिस्टिंग को आप इतनी सर्टेन प्राइस है, इसके ऊपर आप नहीं कर सकते, आपकी ऑर्डर्स लेके देना मेरा काम है। तो बहरहाल उन लिस्टिंग को भी Amazon खुद बाय कर लेता है, या समटाइम कुछ सेलर्स को अपनी फ्रेंचाइज के तौर पे ऐसी चीजें कर देता है। तो समटाइम्स होता ये है कि यहाँ पे, वहां अगर Amazon मेंशन आपको नजर नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सेलर टाइप आपको मेंशन होगी कि ये Amazon है या FBA सेलर है। लेकिन कीप इन माइंड कि आजकल इस चीज के अंदर ग्लिचेस भी आ रहे हैं। ये तो था ही Amazon, अच्छा ग्लिच आ रहे हैं। ग्लिच फिर हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये ग्लिच वाकई है या इसमें कुछ रियलिटी भी है Amazon के होने में? चलिए, फिर इसका एक और बेहतरीन वे ये है कि हम इसको मैनुअली भी देख लें। ये वाला सेलर हमें वहाँ पे AMG नजर आ रहा था, इससे हम जाके क्लिक करते हैं, इसकी Amazon लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे और लिस्टिंग में जाएंगे। यहाँ पे हमें नजर आ जाएगा कि यहाँ पे आपको देखें शिप्स फ्रॉम Amazon, यानी FBA कर रहा है, गुड, सोल्ड बाय दिस वन। इसका मतलब ये है कि ये Amazon नहीं है। ये जस्ट और जस्ट ये जंगल स्काउट आपको डरा रहा है कि यार इस प्रोडक्ट में आपको काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप काम कर सकते हैं क्योंकि ये कुछ ग्लिचेस हैं इस वजह से। ये क्राइटेरिया था हमारा रिव्यू से रिलेटेड। रेटिंग, रैंक, टाइप ऑफ सेलर, कैटेगरी यहाँ से आप देख सकते हैं, टायर देख सकते हैं कि स्मॉल स्टैंडर्ड है, लार्ज स्टैंडर्ड है। उसके साथ साथ डायमेंशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओवरऑल वेट देख सकते हैं। कीप इन माइंड, अब हम स्लाइड की तरफ वापस चलते हैं क्योंकि हमने मैक्सिमम क्राइटेरियाज ओवरऑल हमने देख लिए कि जो हमने जंगल स्काउट से देखने थे।
सर्च वॉल्यूम प्रोडक्ट का अच्छा होना चाहिए। आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, और आप उस बजट के मुताबिक अपना क्राइटेरिया खुद डिफाइन करेंगे कि हाँ यार मेरे इस बजट के मुताबिक मेरा क्राइटेरिया ये होना चाहिए। तो जंगल स्काउट को हम कर रहे हैं क्रॉस। जंगल स्काउट के अंदर हम जो चीजें आप चाहते हैं, सपोज यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे नहीं चाहिए थी, लाइक फीस, लाइक नेट, तो मैं यहाँ फिल्टर्स में जाके अपनी मर्जी से कस्टमाइज व्यू भी देख सकता हूँ। कस्टमाइज व्यू में हम जाएंगे, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि हाँ यार मुझे ये चीजें चाहिए, ये चीजें नहीं चाहिए। ठीक है जी। यहाँ स्पॉन्सर जो स्टार्ट के अंदर नजर आ रहे थे, मैंने उनको क्या कि मुझे टाइल्स ठीक है मुझे चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे हाँ जी, नेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब मैं अप्लाई चेंजेस करूंगा तो जो जो मैं चाहता हूँ वो उस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने जंगल स्काउट का कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया जो हमने टूल्स के हवाले से देखे। अब हम कुछ रूल्स भी देख लेते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स में हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये चीजें जी, ये चीजें बारहा मैं अपने सेशंस में आपके सामने रख चुका हूँ। इस सेशन में हम दोबारा भी इन चीजों को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। जी, सीजनल प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड। अगर आप सीजनल प्रोडक्ट्स में काम करना चाहते हैं तो कीप इन माइंड कि आपकी अच्छी कैलकुलेशंस हों, यू हैव गुड कैलकुलेशन। और अगर आप एफबीएम करना चाहते हैं तो तब तो कोई इशू नहीं है। सपोज आप कहते हैं जी आपके पास एक ऐसा क्लाइंट है जो यूके में के अंदर बैठा है और यूके में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, और सर्दियों से रिलेटेड ऐसी प्रोडक्ट है जो वो वहां पे लॉन्च करना चाहता है, ठीक है कर ले, नो प्रॉब्लम। एफबीएम करेगा ना, अपने पास स्टॉक होगा, जब ऑर्डर आएगा भेज देगा, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एफबीए करते हैं, अमेजोन के हवाले अपनी इन्वेंट्री करते हैं, और इतनी इन्वेंट्री होती है कि वो बिक जाने के बाद बच भी जाती है, सीजन खत्म हो जाता है, तो आपको फजूल में एक स्टोरेज कॉस्ट पड़ती रहेगी, और स्टोरेज कॉस्ट आपको काफी दुखेगी एट द एंड जब आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक आइटम्स। इलेक्ट्रिक आइटम्स आर नॉट अलाउड। हाँ, अलाउड इफ यू कैन अरेंज अ वैलिड सर्टिफिकेशन, लेकिन फिर भी मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव रिव्यूज आने के बहुत ज्यादा अंदेशा होता है। ग्रॉसरीज नॉट अलाउड। हाँ, अगर अलाउड अलाउड हैं अगर आप उसी कंट्री से काम कर रहे हैं जिस कंट्री में आप बेचना चाहते हैं, और जो भी उसकी रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस हैं वो अगर आपके पास अवेलेबल हैं। प्रोडक्शन टाइम फॉर ओशन प्रोडक्ट शुड बी 15 days। प्रोडक्शन टाइम को लीड टाइम भी कहा जाता है। प्रोडक्शन टाइम बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोशिश करें कि ऐसी प्रोडक्ट पे काम करें जो रेडी टू शिप प्रोडक्ट हो। रेडी टू शिप का मतलब ये है कि बस बनी हुई पड़ी है, आपने उसको वहां से उठवाना है और अमेजोन के वेयरहाउस में भिजवा देना है। वो क्यों? इसलिए कि अगर ऐसी प्रोडक्ट के इसका 15 डेज से जायद उसका लीड टाइम होगा, यानी उसका प्रोडक्शन टाइम होगा, तो आप खुद समझ सोचें कि ऐसी प्रोडक्ट, सपोज मैंने एक की चेन सेल करनी है, उसकी प्रोडक्शन टाइम मुझे सप्लायर दे रहा है जी 1 महीना। 1 महीने में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगी। उस मैन्युफैक्चर करने के बाद मैंने इंस्पेक्शन के लिए कुछ लोगों को भेजना है, उसके बाद मैंने फ्रेट फॉरवर्डर का इंतजाम करना है। ये सारा करते करते 10-15 दिन मेरे और लग जाने हैं, यानी 30 दिन वो हो गए, 15 दिन वो हो गए, 1.5 माह आपका लग गया। 1.5 माह के बाद प्रोडक्ट आपकी चाइना से यूएस या यूके जो भी आपकी रेलेवेंट मार्केट है वहां पे आप भिजवाने जा रहे हैं, तो कम से कम आजकल के टाइम के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो प्लस भी हो सकता है, इसके अंदर वो वाला मामला नहीं है। लेकिन ओशन की अगर हम बात करें तो ओशन में 35 to 45 days लगते हैं। तो आप खुद सोचें, 90 डेज तो मतलब 3 माह आपके सोर्सिंग के अंदर ही लग जाने हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि वो जो 15 डेज आप बचा सकते हैं उनको बचाएं। कोशिश करें रेडी टू शिप प्रोडक्ट्स हंट करें। अगर रेडी टू शिप प्रोडक्ट हंट नहीं होती तो कम से कम ये है कि आप 15 डेज लीड टाइम वाली प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। ब्रांड डोमिनेंसी हम इसको देख चुके हैं टॉप 10 के अंदर, और उसके साथ साथ लाइट वेट किस्म का प्रोडक्ट हो, स्मॉल डायमेंशनल प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो। एक और अहम पॉइंट इसके अंदर यह है कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी अ सिंगल कीवर्ड सेंट्रिक प्रोडक्ट। मतलब ऐसा प्रोडक्ट ना हो कि जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन कीवर्ड हो। सुपर रेलेवेंसी, आपको याद होगा हमने टॉप 5 कीवर्ड्स निकालते हुए ये बात की थी कि वो
सुपर रेलिवेंट या हाईली रेलिवेंट एक ही कीवर्ड हो, ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर आपने काम नहीं करना। सपोज पैम्पर्स, पेनाडोल, क्या एक ब्रांड का नाम है ना? पेनाडोल के अलावा आप कुछ उसको कुछ और कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? स्कॉच ब्राइट, अब बेसिकली स्कॉच क्या है? ब्रांड है। अब आप उस ब्रांड के ऊपर आप काम करना चाहेंगे, स्कॉच बेसिकली उसका कीवर्ड का हिस्सा बन चुका है। अगर आप उसके अलावा कुछ ब्राइट सर्च करेंगे तो वो बहुत बेचारे सेलर्स हल्की-फुल्की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर उस सिंगल कीवर्ड सेंट्रिक प्रोडक्ट होगी, इसका मतलब ये है कि स्कॉच ब्राइट ही उसका कीवर्ड है। आप और कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, यहाँ तक कि आपको स्कॉच ब्राइट पे रैंक करेंगे और स्कॉच ब्राइट भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है और वो हमें कभी भी उस प्रोडक्ट के ऊपर जगह बनाने नहीं देगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी यानी फन स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक बात आपसे बारहा कही है कि अपना क्राइटेरिया खुद बनाना सीखें। अपना क्राइटेरिया खुद बनाना सीखें, इससे मुराद क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने बजट के मुताबिक खुद ये से देखें कि आपकी अपने बजट के मुताबिक आप कैसे बना सकते हैं अपना क्राइटेरिया। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने आपके सामने हम जिस तरह से खुद अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, अपने क्लाइंट्स को जो सर्विसेज देते हैं, उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हमने कुछ सेग्रीगेशंस की है विद रिस्पेक्ट टू बजट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू मार्केट्स। बजट के हिसाब से हमने कुछ सेग्रीगेशंस की हैं, नैनो पीएल, मिनी पीएल, माइक्रो पीएल, पीएल और मैक्रो प्राइवेट लेबल। नैनो कौन-सी है जी? जिसका 1 से $2000 बजट हो। मिनी कौन-सी है? जिसका 2 से $2500 बजट हो। 2 से $5000 बजट हो। पा माइक्रो स्कीम में चीज़ें आपको मेंशन्ड है, आपको नज़र आ रही होंगी। और उसके साथ-साथ हमने ये चीज़ें देखी हैं कि प्राइवेट लेवल का बजट और मैक्रो, ये क्राइटेरियाज़ हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि लर्निंग कॉस्ट इज़ इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सपोज़ मैं ये ग्लास सेल करना चाहता हूँ, ये ग्लास अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग कितने के, सपोज़ मैं कहता हूँ जी $1.5 का, ये मुझे सप्लायर सिर्फ रेट दे रहा है कि जी सिर्फ ये ग्लास मैं बना के दूँगा आपको। और उसके साथ-साथ मैं कहता हूँ कि मुझे ना सिर्फ ग्लास बना के दो बल्कि मुझे इन्वेंटरी मेरे वेयरहाउस में या मेरे घर के ऊपर यूएस के अंदर मुझे भिजवाओ। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस फ्रेट चार्जेस यानी शिपिंग चार्जेस दोनों ऐड करके जो कॉस्ट बनती है दैट इज़ कॉल्ड अ लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट आपकी माइक्रो प्राइवेट लेवल में ज़्यादा भी हो सकती है, प्रीएल के अंदर और कम, माइक्रो के अंदर और कम, नैनो के अंदर और कम और मिनी के अंदर और कम। इसी तरीके से मंथली सेल्स इतनी होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं 10 टू 100 टू 200 टू 3 टू 4 100 प्लस 750 प्लस 1000 प्लस। आप खुद सोचें कि ऐसा बंदा जो $20,000 से ज़्यादा एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहा है, उस प्रोडक्ट की एटलीस्ट 1000 प्लस तो मंथली सेल्स एवरेज होनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम टॉप कीवर्ड का नहीं तो टॉप 5 कीवर्ड्स का कम से कम या टॉप 3 कीवर्ड्स का ऐड करें तो 50,000 होना चाहिए मैक्रो के लिए, 30 फॉर प्राइवेट लेबल, 15 फॉर माइक्रो प्राइवेट लेबल, 5 फॉर मिनी एंड 1 टू 5 फॉर नैनो प्राइवेट लेबल। और ये भी माइंड में रखें जितना हम कम बजट में जाते हैं उतनी ही प्रोडक्ट हंट करना हमारे लिए और मज़ीद मुश्किल होता चला जाता है। रेटिंग 4.5, 4.5, 3 टू 4.5, 3 टू 4.5 और 3 टू 4.5। हम 3 पे क्यों गए? इसलिए गए, कीप इन माइंड रिस्क फैक्टर मौजूद है, रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, आप ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं कि कंपेटिटर्स के नेगेटिव रिव्यूज़ को अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हैं, देन यू आर गुड टू गो विद दैट प्रोडक्ट। तो अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे प्राइवेट लेवल की जो प्रोडक्ट रिसर्च है, उसके मैक्सिमम सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस हमारे लिस्टिंग क्रिएशन के ऊपर होंगे, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स के ऊपर होंगे और उसके साथ-साथ रैंकिंग एंड लॉन्चिंग के ऊपर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोडक्ट रिसर्च, उसके क्राइटेरियाज़, टूल्स का यूसेज, उसकी एक सेंस डेवलप हो चुकी होगी कि हमने किस तरीके से प्रोडक्ट हंट करनी है और किस तरीके से हमने एक अच्छी वायबल प्रोडक्ट की वायबिलिटी किस तरीके से चेक करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।